अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूट्यूब चैनल नोटबुक्स वॉच बाय टी वाई में एक मतलब फिर से आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जी, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ऐसे पेरेंट्स के लिए या ऐसे टीचर्स के लिए है जो अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैं अक्सर अपने बच्चों को बिठाता हूँ, मैं उस बच्ची को मैंने पकड़ा, उसको मैंने समझाया, उसको मैंने एक ही दिन में सारे लेटर्स ए से लेकर जेड तक अच्छे से याद करवा दिए, बट सिर्फ थोड़े देर के बाद जब मैंने उसे सुना तो उसे कुछ भी नहीं आता था। या फिर मैंने बहुत अच्छे से अपना पूरा लेसन डिलीवर किया, मैंने अपनी हर बात बहुत क्लियर अंदाज में बच्चों को समझाई है क्लास में, लेकिन जिस वक्त मैंने टेस्ट लिया तो बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो आखिर ऐसा क्या करते हैं वो पेरेंट्स या वो टीचर्स कि उनको उनके दिमाग या उनकी सोच के मुताबिक जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिलते। जी, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आपने ये वीडियो लाज़िम आखिर तक देखनी है, और प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। जी, तो ऐसे पेरेंट्स एक्चुअली पेरेंट्स और वो टीचर्स जिनको उनके पढ़ाने या उनकी मेहनत के हिसाब से उनके बच्चे जो हैं वो आउटपुट नहीं दे रहे, उनसे मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को ठीक करें। आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, वो हमारे मकासद होते हैं। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले हम जो सोच लेते हैं माइंड में कि ये काम जब हो जाएगा तो फिर ऐसा होगा, या उसके रिजल्ट्स को हम अपने माइंड में रखते हैं। जैसे कि खाना बनाने से पहले हम ये माइंड में रखते हैं कि आज का खाना जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, तो फिर मज़ा आएगा। या फिर आज जो है मैंने मीठे में जो डिश बनानी है उसमें मैंने ये चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग में लेकर आते हैं। तो टीचिंग करने से पहले, घरों में बच्चों को पढ़ाने से पहले, हमने अपने माइंड में उस स्पेसिफिक टॉपिक, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रेलेवेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखने होते हैं। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव्स की 2 टाइप्स हैं। माइंड में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव 2 तरह के होते हैं, और ये 2 तरह के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये बेस कर रहे हैं टाइम के ऊपर। वैसे तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट वाइज़ डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं सिर्फ टाइम ड्यूरेशन को माइंड में रखकर आपको बता रही हूँ कि जब हम टाइम को अपने माइंड में रखते हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव 2 तरह के हो जाते हैं। जी, जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, वो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जो हमें बहुत देर से मिलने होंगे, यानी एटलीस्ट 1 टर्म के बाद, एटलीस्ट 1 साल के बाद, या बच्चे की प्राइमरी लेवल को कंप्लीट करने के बाद, या फिर उनकी मैट्रिक के बाद, यानी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद। और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, वो होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो ऑब्जेक्टिव है जो आप उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यानी कि मैंने अभी अपने बच्चे को लिया, उसको मैंने ए लिखना सिखाया है, तो मेरे माइंड में उस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना होगा कि मेरे बच्चे को ए की फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, वो ए से स्टार्ट होने वाले चंद एक वर्ड्स भी मुझे बता दे, और दैट विल बी इनफ। यानी कि ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस स्पेसिफिक टॉपिक से रेलेवेंट हो, जैसे कि अगर मैंने बच्चे को आज कोई लेटर पढ़ाया है तो सिर्फ उसी लेटर से रेलेवेंट होना चाहिए, ना कि ये हो कि जी बच्चा जो है वो अगला लेटर भी जानता हो, उससे अगला लेटर भी जानता हो, ए से लेकर जेड तक एक ही दिन में बच्चा आपको डिटेल में नहीं बता सकता। सो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट होने चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग अगर आप ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो आपको वो ऑब्जेक्टिव अचीव
नहीं होंगे और फिर यही प्रॉब्लम होगी कि मैंने तो बच्चे को पढ़ाया बट बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने तो लेसन के एक एक की पॉइंट को बहुत डिटेल में दिया हुआ था लेकिन बच्चों ने टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं लिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ तो हो सकते हैं लेकिन इनका असर देर पा रहता है। जैसे कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है और उसके लिए मैंने ये इतनी मेहनत करनी है, उसकी प्री स्कूलिंग में इतनी मेहनत होगी, उसके प्राइमरी स्कूल में इतनी मेहनत होगी, उसको मैंने मिडिल एरिया में इस लेवल तक लेकर आना है, मैट्रिक में उसके इतने मार्क्स होने चाहिए और एफएससी में उसके इतने मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरह से जाके वो एक लॉन्ग टर्म, यानी इसकी स्टेटमेंट तो शॉर्ट हो सकती है बट ये बहुत इफ़ेक्टिव गोल्स हो सकते हैं। एक एजुकेशनिस्ट हैं ब्लूम्स, बेंजामिन ब्लूम्स के नाम से। इन 1956 इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर एक पूरी टेक्सोनॉमी बनाई थी, एक हायरार्किकल कैटेगोरिकल वे में बताया था कि हम किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से अचीव कर सकते हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव किस लेवल तक बेस्ट हो सकते हैं। तो आज हम थोड़ा-सा इस ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है, इनके जो हायरार्किकल कैटेगोरिकल वे में इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को कैटेगराइज़ करके हमारे सामने पेश किया था, या एक मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम जो है वो ब्लूम्स के ही नाम से रखा गया था, यानी कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो आज हमने डिटेल में, थोड़ा-सा डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, थोड़ा-सा डिटेल में हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को डिस्कस करना है, जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पर मबनी है। मुख्तलिफ लेवल्स इस तरह से हैं कि इसके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के टोटल 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स में जो इसका फर्स्ट लेवल है दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारे दिमाग से ताल्लुक़ रखती है। यानी जब मैं किसी बच्चे को कोई ऐसा वर्क करवा रही हूँ जिसमें उसने सिर्फ लर्न करना है, चीज़ को सिर्फ समझना है, उसने अपने हाथ पाँव नहीं हिलाने, मुशक्क़त कोई नहीं करनी, इसी तरह उसे उससे उस चीज़ को समझने में उसके इमोशंस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे कि ए से लेकर जेड तक मैं उसको पढ़ा रही हूँ, 1 2 3 काउंटिंग सिखा रही हूँ, तो ये सारे पढ़ने लिखने के जो काम हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा यूज्ड डोमेन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, ये माइंड में रखिएगा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका स्कूल्स लेवल पे होता है, यानी कि जब आपका बच्चा स्कूल लेवल पे है या मेमोराइजेशन लेवल पे है या अभी वो स्टडी या एजुकेशन की फील्ड में अभी वो स्टडी कर रहा है, टीचिंग नहीं स्टडी कर रहा है, सो वो इस वक्त कॉग्निटिव डोमेन में है। अच्छा, टीचिंग में भी कॉग्निटिव डोमेन का बहुत हाथ होता है। लाइक कुछ भी समझाने से पहले हमने खुद भी समझना होता है, टीचर्स ने खुद भी उस चीज़ को समझ के आगे प्रेजेंट करना होता है। बट कॉग्निटिव डोमेन जो टीचर्स पर अप्लाई होती है वो इस तरह से होती है कि वो ऑलरेडी उस चीज़ से गो थ्रू हो चुके होते हैं, इसलिए ज़्यादा अप्लाई ये टीचर्स पे नहीं बल्कि स्टूडेंट्स पे होती है। जी, इसके बाद इसकी सेकंड डोमेन है जिसका नाम है इफ़ेक्टिव डोमेन। अब ये इफ़ेक्टिव डोमेन जो है ये हमारे इमोशंस पर, यानी तालीम व तरबियत जब हम करते हैं ना, तो ये तालीम है और ये तरबियत है। इमोशंस पर हमने गुस्सा किसी बच्चे को आ गया है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, या अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, या मैं सैड फील कर रही हूँ तो मैंने उसको कैसे देखना है, या इमोशन से रेलिवेंट, हमारी फीलिंग से रेलिवेंट जो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं कि कब आपने सॉरी करना है, कब आपने एक्सेप्ट करना है कि यस ये आपकी मिस्टेक है, कैसे आपने एक्सेप्ट करना है, और इसी तरह किसको आपने हेल्प करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें इस अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं। तो थर्ड जो डोमेन है दैट इज़ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर, देखिए ये जो साइको वर्ड है ये हमारे माइंड से रिलेवेंट होता है, और ये जो मोटर है ये हमारी मोटर स्किल्स से रेलेवेंट होती है। मोटर स्किल्स का मैंने पहले भी बताया था कि हमारी 2 तरह की मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स
और फाइन मोटर स्किल्स। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं उसमें हमारे बॉडी के जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि फाइन मोटर स्किल्स में बहुत बारीकी वाली मसल्स जो होते हैं, जैसे कि लिखना, राइटिंग करना, इस तरह के मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो साइकोमोटर डोमेन में दोनों तरह की, यानी कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी मूवमेंट, ये सब बीच में एडेड होता है। तो इसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। लेकिन आज हमने डिटेल में, थोड़ी सी छोटी सी डिटेल में हमने कॉग्निटिव डोमेन को देखना है जी। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है, इसकी 6 लेवल्स हैं टोटल। सॉरी जी, टोटल लेवल जो हैं इसके वो हैं 6। अच्छा, उन लेवल्स को फिर आगे 3 के सेट में डिवाइड किया हुआ है, 3 सेट्स ऑफ ईच, सॉरी 3 सेट्स ऑफ ईच, 2 सेट्स में यानी डिवाइड किया हुआ है। 2 सेट बनेंगे और उन 2 सेट्स के जो पार्ट्स हैं वो 3 ईच हैं जी। तो पहला जो सेट होगा वो है हमारा लोअर लेवल, और जो दूसरा सेट है वो हमारा हायर लेवल है। तो है फॉर एग्जांपल आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो लाजिम नहीं है कि अगर आप बच्चा जो है वो मॉन्टेसरी एरिया में है या प्राइमरी एरिया में है तो आप सिर्फ लोअर लेवल अचीव कर सकते हैं। नो, आप लोअर से लेकर हायर लेवल सभी लेवल अचीव कर सकते हैं। हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो फिर आप आराम से तमाम लेवल्स जो हैं वो अचीव कर लेंगे। आपका बच्चा जो है वो लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक की जो एजुकेशन या फिर लर्निंग जो है उसको रिसीव कर लेगा जी। इन लेवल्स को अच्छे से मेमोराइज करने के लिए या समझने के लिए हम इस पिरामिड की हेल्प लेते हैं। तो जो सबसे लो लेवल होंगे फर्स्ट 3 वो नीचे आएंगे, और जो अपर लेवल होंगे वो ज़रा ऊपर की तरफ जाएंगे जी। जो इसका हमारा फर्स्ट लेवल है दैट इज़ नोन एज नॉलेज जी। नॉलेज क्या है? नॉलेज को हम रिमेंबर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ सतही चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम इन बच्चे को याद करवा सकते हैं। जैसे कि जी लेटर लिखना है ए, तो जी ए की, कैपिटल ए की फॉर्मेशन इस तरह से है और स्मॉल लेटर की फॉर्मेशन इस तरह से है, सो दैट विल बी इनफ। या फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी फ्रूट बच्चे को याद करवाया, ए से ही स्टार्ट करते हैं जी। एप्पल हो गया, तो जी एप्पल क्या है वो जी टेस्ट में स्वीट है और उसका कलर जो होगा वो रेड होगा, सो दैट विल बी इनफ। बस इतना सा ही इन्फॉर्म नॉलेज होता है जब हम फर्स्ट लेवल पे बात करते हैं, यानी कि बहुत बेसिक नॉलेज और बहुत थोड़ा सा नॉलेज, बहुत शॉर्ट टर्म नॉलेज। शॉर्ट जितना भी आप अपने पहले ऑब्जेक्टिव को, पहले दिन पढ़ाते हुए अपने पहले ऑब्जेक्टिव को जितना शॉर्ट रखेंगे आप उसको उतना देर पा पाएंगे। यानी आपका बच्चा उसके रिजल्ट टिल द एंड ऑफ द क्लास, टिल द एंड ऑफ द ईयर आपको वो उसके रिजल्ट्स देगा। वाई? बिकॉज आपने ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट वे में और बहुत ही क्रिटिकल वे में सोचा हुआ है कि जी मैंने सिर्फ इतना पढ़ाना है और इतना ही याद रहे। हाँ, उससे रेलेवेंट आप एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट लेवल है। दूसरा लेवल है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन क्या है कि वो जो प्राइमरी नॉलेज थी, वो जो बेसिक नॉलेज थी जो बच्चे ने ले ली है, अब उस नॉलेज को वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है कि जी एप्पल जो उसने लिखना सीख लिया है, पढ़ना भी सीख लिया है, अब उस वर्ड को जो ए लेटर है या एप्पल के बारे में मज़ीद जो डिटेल वो जान सकता है वो इस कॉम्प्रीहेंशन में आती है। यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है। आपके बच्चे ने जब ए से लेकर जेड तक सब कुछ याद कर लिया है तो दूसरा लेवल क्या होगा जी, आप उस वर्ड ए बी सी वट एवर जो भी वर्ड है उन तमाम वर्ड्स को ज़बानी बच्चों से लिखवा रहे हैं। फिर उसके बाद ज़बानी लिखवाने के बाद आप उनके वो वर्ड्स के अंदर ऐड करवा रहे हैं, लाइक कैट है, बैट है, मैट है, फैट है, हैट है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप लिखवा रहे हैं और बच्चे से, और बच्चा जो है वो देख रहा है कि जी स्टार्ट में तो टीचर ने जो वर्ड पढ़ाया था ए से वो फर्स्ट लेटर था, लेकिन अब
वो जो ए है वो लास्ट में मिड में भी आ सकता है, वो लास्ट में भी आ सकता है, और इससे मिलकर डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी कॉम्प्रिहेंशन में आएगी। जी, इसके बाद जो हमारा लेवल है दैट इज़ एप्लीकेशन। अब ये हमारा वो जो 2 सेट्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये हमारे फर्स्ट जो सेट है हमारा, उसका ये लास्ट यानी लोअर लेवल का लास्ट पार्ट है। तो एप्लीकेशन में स्टूडेंट क्या कर रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि अब जो उसने ए से लेकर जेड तक लेटर लिख लिए हैं, अब वो आहिस्ता से उन लेटर्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना शुरू कर दे, रिटन सेंटेंसेस में यूज़ कर दे, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में खुद से एक पूरा इंग्लिश सेंटेंस बोलकर या उर्दू सेंटेंस बोलकर डिटेल में समझाना शुरू कर दे। सो दैट इज़ नोन एज एप्लीकेशन। अक्सर आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा कि वो बच्चे को छोटी छोटी स्पीच करवाते हैं, छोटे छोटे डेज सेलिब्रेट करते हैं कि आप अपने फेवरेट टॉय के बारे में बोले, आप अपने पेट्स के बारे में बोले। तो वो बेसिकली ये लेवल होता है एप्लीकेशन का लेवल। यहाँ पर बच्चा जो है वो जितनी भी उसकी प्रायर नॉलेज है, नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन वाली, ये वाली जितनी भी उसकी प्रायर नॉलेज है, प्रायर रिमेम्बरेंस है, वो सब कुछ जो है वो एप्लीकेशन के लेवल में समझाता है, अप्लाई करता है, उसको दूसरों के सामने डिलीवर करने की कोशिश करता है। जी, इसके बाद हमारा जो हायर लेवल है, यानी ये लोअर लेवल था और अब हमारा हायर लेवल स्टार्ट हो जाएगा, और वैसे कॉग्निटिव डोमेन का ये फोर्थ पार्ट है दैट इज़ नोन एज एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या है, अब बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है आपका थोड़ा सा हाई लेवल पे चला गया। अब हाई लेवल पर जाने के बाद वो वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स हैं, जो बड़े एक तो होते हैं 2 लेटर्स सॉरी 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर्स वर्ड्स, और कुछ होते हैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। तो वो उन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज़ करना शुरू हो चुका है। वो एनालाइज कर रहा है कि यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड बोला, इससे बेटर ये वाला वर्ड बोला जा सकता था, और ये वर्ड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना था। अपनी स्पीच को वो बेटर करने की कोशिश करता है, अपने जो लहजे के उतार चढ़ाव हैं उनके ऊपर वो वर्क करना शुरू कर देता है। सो इस पार्ट को हम कहते हैं एनालिसिस। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है यहाँ पर। ये जो 3 लेवल्स हैं ऑब्वियसली इनमें तो टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं, फुल सपोर्ट करते ही हैं, बट यहाँ पर भी बैक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ज़रूरत होती है। आपका बच्चा जो है यहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस गेन भी कर सकता है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ भी कर सकता है। अगर उसने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी और वो मिस्टेक किसी ने पकड़ ली, या उसको इवन खुद फील हो गया कि ये मिस्टेक थी और वो डर गया कि यहाँ पर जी मैंने मिस्टेक कर दिया और कहीं मैं दोबारा मिस्टेक ना कर दूँ, तो वो दोबारा से कोई भी हो सकता है इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करे। तो यहाँ पर आपको इमोशनली भी अपने बच्चे को बूस्ट अप करना है, और साथ में उसकी नॉलेज, उसकी लर्निंग के हवाले से भी बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करना है आपने। जी, इससे आगे हमारा लेवल जो है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या होता है, इसमें बच्चे ने क्रिएटिविटी करनी होती है। अक्सर स्कूल्स में समटाइम्स क्लास वर्क, समटाइम्स होमवर्क्स में कुछ इस तरह के टॉपिक दिए जाते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ये एक स्किल है, आप इस स्किल को देख लें, आप इसके ऊपर आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी, अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो आपने तख्लीक करने हैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर, या फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को लेकर, या फॉर एग्जांपल इस पेंसिल के बारे में, या इवन इस पेज के बारे में, या किसी ख़ास मकाम के बारे में। तो वो जो आपने तख्लीकी सलाहियतें उभारनी होती हैं वो इस लेवल पे आती हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक बहुत करेगा। माइंड में रखिएगा कि हर लेवल पे मिस्टेक की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के पास होती है, आपके बच्चे के पास गलती की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, और आपने उस गलती को सेट करना है, उस गलती को पकड़ के बैठ नहीं जाना, आपने उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी है। सो ये जो सिंथेसिस लेवल है ये तख्लीकी लेवल है। यहाँ पर बच्चे से आप कुछ भी नया काम करवा सकती हैं, वो अपनी इमेजिनेशंस यूज़ कर सकता है। आप उसको कलरिंग दे सकती हैं, कलरिंग बुक, ब्लैंक पेज दे दें और वो बच्चा जो है वो खुद से उसको पेंट करके दे। हो सकता है उसमें वो स्काई का कलर चेंज कर दे, हो सकता है उसमें वो प्लांट का कलर चेंज कर दे, बट
लाज़िम नहीं है कि आपने उसी वक़्त ही उसकी करेक्शन करनी है। हो सकता है उसके माइंड में जो उसका स्काई हो या उसका जो प्लांट है वो डिफरेंट कलर का हो, लेकिन आपने उसके स्काई को फ़ौरन से डिफरेंट कलर से ब्लू पे लेकर नहीं आना। थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर उसकी तख्लीकी सलाहियतें शुरू में ही अच्छे वे में अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, अच्छे वे में उसकी मिस्टेक्स निकालेंगे और उसको कुछ अच्छी बात बोलकर उसको सही डायरेक्शन के ऊपर लेकर आएँगे, तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। जी, जो लास्ट लेवल है हमारा, वो है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन में क्या है, अब बच्चा इस लेवल पर आ चुका है कि वो एक मर्तबा देखकर अपनी गलती जो है वो खुद सुधार सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्प की उसको ज़रूरत पड़े। ये भी हो सकता है कि वो पहले से ही उसकी करेक्शन करके बैठा हो, और ये एप्रिसिएशन का लेवल भी होता है। अच्छा, 2000 की जो रीसेंट रिसर्चेज़ हुई हैं, उसमें ये भी कहा गया है कि सिंथेसिस लास्ट में और इवैल्यूएशन सेकंड लास्ट में होना चाहिए। बट जो भी हो, हैं तो टॉप पे यही दोनों ही लेवल्स। सो आप इवैल्यूएट को पहले कर लें और सिंथेसिस को बाद में भी कर सकते हैं, यानी जिस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव जो है उस वक्त बन रहा हो, आपने उसको उसी तरह से सेट कर जाना है। जी, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे मज़ीद कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़रूर इस चैनल के साथ बने रहें। अल्लाह हाफ़िज़।